IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ प्रणय, तुम कैसे हो? सौरभ, इस बार किस बात पर चर्चा की जाए? वैसे बहुत दिनों से हम लोगों ने पुलियाबाजी की जुबान पे पुलियाबाजी नहीं की है। हाँ, और ये तो एक हमारा कांस्टेंट थीम है कि जो एक हमारा एक मेटा चलता रहता है कि भाई जो हमारी जिस भाषा में बात कर रहे हैं उस भाषा के पीछे क्या क्या छुपा है, क्या राज है हमारी भाषा के पीछे का। हाँ, तो फिर करते हैं उसी पर ही पुलियाबाजी। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट भी हैं। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं पेगी मोहन। उन्होंने एक भाषा विद्वान है और उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है रिसेंटली, वॉन्डरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स। और वो किताब सौरभ और हम दोनों ने पढ़ी और हम लोगों को लगा कि पेगी जी को बुलाना ही है पुलियाबाजी में, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला उस किताब के माध्यम से। और मेरा दावा है कि हमारे श्रोताओं को भी कुछ नया सीखने मिलेगा इस किताब के जरिए। तो स्वागत है आपका पेगी पुलियाबाजी में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो शुरू से करते हैं। पेगी, आपका बैकग्राउंड भी बहुत ही दिलचस्प है। आप एकदम भाषाओं के जिसको कहते हैं संगम में बड़ी हुई हैं और उसके बाद आपकी उसमें रुचि भी बनी। तो कुछ बताइए ना, आपका बैकग्राउंड जिसकी वजह से इतनी सारी भाषाओं में आपकी रुचि बनी और फिर आप कैसे लिंग्विस्ट बनी, तो कुछ बताइए। ओके, वो अलग अलग चीजें हैं। मेरा जन्म हुआ था वेस्ट इंडीज में, ट्रिनिडाद, और मैं 5वीं पीढ़ी हूँ इंडिया से। मतलब हम लोग, मेरे दादी की दादी आई थी 100 साल पहले। और हम तो काफी कम्युनिटी, तो समाज तो काफी बड़ा है वहाँ, कम से कम 5 लाख लोग। तो ये तो कम नहीं है ना। तो अभी तक कुछ ना कुछ याद चल रहे हैं भाषा के, पर इसी पीढ़ी में तो ये खत्म हो रहा है। मैंने अपना शोध किया था 1970s में। उस वक्त तो काफी सारे लोग इंडिया के जिंदा थे, पर एक और मिक्स्ड लैंग्वेज, क्रियोल लैंग्वेज मेरा फर्स्ट लैंग्वेज था। तो ये है, मेरी माँ कनाडा की थी तो इंग्लिश, पर मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। मैंने बोला कि वो मेरे सारे दोस्त इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, तो मैं भी मुश्किल से बात करूंगी। पर मैं इंटरेस्टेड थी हिंदी में और हमारे भोजपुरी में। और शुरुआत में लोग बताते नहीं थे किस लिए एक तो सही था हिंदी और एक तो गलत, क्योंकि गलत है कि हम टूटल भाखा में बात कर रहे थे, तो ये मत कर, ये ऐसे। अगर हम कह सकते हैं कि बारिश हो रही है, अभी तक तो मेरे को तो जेंडर्स तो ठीक नहीं आता, क्योंकि मैं भोजपुरी की हूँ ना। पानी आवेला नहीं कहना, क्योंकि टूटल भाखा है। अच्छा। जैसे क्रियोल तो सही इंग्लिश नहीं था। सिर्फ जब मैं कॉलेज में गई, किसी प्रोफेसर ने बोला, आपको पता है कि ये भोजपुरी है, ये हिंदी नहीं है, 2 अलग अलग जुबान है, और इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और ये एक तो कम नहीं है, एक तो स्टैंडर्ड, ये ठीक नहीं है। तो हो गए 2 लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश, क्रियोल, भोजपुरी, हिंदी थोड़ा बहुत। पर अभी तक तो आपको पता है कि जेंडर्स में दिक्कत है। जैसे कोई बंगाली, ये उड़िया बोलने वाले, या जैसे पानी खाता है भी हो जाता है, या हाँ, पीता भी हो जाता है। हाँ। तो ये है। और स्कूल में लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, और मेरे पिता बोलते थे कि संस्कृत भी है। मैं कभी कभी रिलेटेड वर्ड्स बता सकता हूँ। देख लीजिए कि एक फैमिली है, जो सारे भाषा आपको आते हैं, तो ये एक फैमिली के हैं। तो मैं इंटरेस्टेड थी उस जमाने में। पर जब मैं 12 साल की थी, टाइम मैगजीन ने एक पूरा फीचर किया था नोम चॉम्स्की के ऊपर। तब तो पता लग गया कि
लिंग्विस्टिक्स उससे ज्यादा बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि उससे हम समझ सकते थे कि बच्चे कैसे सीखते थे, लैंग्वेजेस कैसे बदलते हैं, ये जेनेटिक कोड के साथ क्या संपर्क है, फोनेटिक्स भी है, वो जो हमेशा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। ये जरूरी चीज नहीं है लिंग्विस्ट के लिए, काफी सारे लिंग्विस्ट के उच्चारण बहुत घटिया है, पर मेरी तो काफी रुचि थी इसमें। तो तब मैंने न्यूरोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो ब्रेन में ना, तो समझ लीजिए कि लैंग्वेज तो ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और काफी सारे पैरेलल्स है, क्योंकि वो बच्चे जैसे सबसे पहले शब्द भी पकड़ लेते हैं, पर लंबी समय बाद वो पूरे वाक्य में बात करते हैं, क्योंकि उस समय तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था। तो इसका पैरेलल काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मेरी माँ ने बोला कि देखिए ये साइंस सब्जेक्ट लगता है तो आपके लिए नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, किसी भी तरह से मैं सीख लूंगी। और 12 साल के टाइम से मैं इसी लाइन में थी, लैंग्वेजेस की स्पेशलाइजेशन। वो कहीं से मेरी दादी से वो इंडियन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा पूछती रहती थी, हिंदी या भोजपुरी, भोजपुरी क्या है। तब जिस समय मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची, क्रियोल लिंग्विस्टिक्स काफी इम्पोर्टेंट होने लग गया था। तो जो लैंग्वेज हमने सोचा कि बेकार है, ये सिर्फ बाजार के लिए, ये सिर्फ दोस्तों के साथ हम बात करते थे, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी से हम देख सकते हैं शुरुआत कैसे होते हैं। और ये शुरुआत एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी लोग इंडियन लैंग्वेजेस का व्याकरण, इनके शब्द, इनका उच्चारण, उसके ऊपर शोध करते हैं, पर कोई नहीं बोलते हैं ये कहाँ से आया, और कोई रास्ता है आने के लिए जो एक से ज्यादा जुबान के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। तो वो अंत में मेरे को वो लाइन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा था, दिलचस्प। तो आपने कुछ कुछ शब्द भी बोले जिनको आई थिंक हम चाहते हैं कि एक्सप्लेन करें, और खासकर आपका इंटरेस्ट भी उसमें रहा। तो एक तो जैसे त्रिनिदाद में, जैसे आपने बोला, क्रियोल भाषा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसके लिए यूज किया जाता है, और क्रियोल जैसे त्रिनिदाद में बोली ही जाती है। पर जैसे आपने बोला कि लिंग्विस्टिक्स में अब क्रियोल जो है वो एक तरह की भाषाओं के लिए इट्स ऑलमोस्ट अ फैमिली ऑल्सो, कि ये भाषाएं क्रियोल हैं, है ना, तो वो भी एक यूज होता है। तो एक ये 2-4 शब्द थे जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आपने बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो एक तो क्रियोल भाषाएं होती क्या हैं, क्या हिंदुस्तान में भी क्रियोल भाषाएं हैं, और दूसरा जैसे आपने पिजिन भाषा का भी मेंशन किया, तो पिजिन और क्रियोल में क्या फर्क होता है। और एक और जो 2 वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग थे, हम अक्सर हिंदुस्तान में बाइलिंगुअलिज्म की बात करते हैं कि द्विभाषी जिसको बोलेंगे, तो लोग द्विभाषी तो होते हैं, पर एक और आपने शब्द यूज किया है डायग्लोसिया, जो कि मुझे पता भी नहीं उसको हिंदी में हम कैसे बोलेंगे। प्रणय, कुछ दिमाग में आइडिया आता है क्या? द्विभाषी, वो भी अलग तरीके का? नहीं, मुझे डायग्लोसिया हो रहा है। हाँ, एक और द्विभाषी ही वर्ड है, पर उसके लिए पता नहीं क्या हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपका ये प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश में बाइलिंगुअलिज्म लैटिन से आता है और डायग्लोसिया ग्रीक से, तो मतलब एक और क्लासिकल लैंग्वेज यूज किया वो फर्क बनाने के लिए, जबकि दोनों का मतलब एक ही है, जबकि दोनों भाषाओं में शायद दोनों ग्रीक और लैटिन में शायद नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। ये हमने उन्होंने ग्रीक यूज किया, लिंग्विस्ट, अच्छा, फर्क बनाने के लिए, 2 अलग तरह के द्विभाषी। पर शुरुआत में आपने पूछा था क्रियोल और पिजिन, हाँ, तो वहां से याद दिला दीजिए बाइलिंगुअलिज्म और डायग्लोसिया, पर ओके, हाँ, वो भी उस पे भी आएंगे। ये एक क्रियोल लिंग्विस्ट का एक तरीका है समझने के लिए, मेरा तो थोड़ा अलग है। मैं क्रियोल्स के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि पिजिन्स मेरे लिए, मैं कन्विंस नहीं हूं कि वो उतनी जरूरी थे, सिर्फ वोकैबुलरी शिफ्ट करने के लिए। अगर आप जैसे कोई
प्राकृत शब्द यूज करना चाहते हैं, पर इस वक्त आप आदिवासी बोली में बात कर रहे हैं, ये कैसे सीखेंगे ये नए शब्द? तो ये पिजन से तो लोग ट्रांसफर करते हैं तद्भव वोकैबुलरी। वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना पिजन में, क्योंकि किसी भी तरह से लोग कम्युनिकेट करेंगे। पिजन को जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं टूटी फूटी भाषा, जैसे जिसको बोलते हैं कि आप टूटी फूटी दूसरी चीज में बोल सकते हैं कि भाई मेरे को टूटी फूटी हिंदी आती है या मुझे टूटी फूटी कन्नड़ा आती है, तो वो एक पिजन हो जाती है। क्योंकि पर इनका ये खास चीज है कि उससे नए शब्द आ जाते हैं क्रियोल में, ये कोई और क्योंकि आपकी बेस भाषा जैसे हम बोलेंगे कि आई मीन हम जैसे हिंदी में ही बोल देते हैं कि कन्नड़ा के एक दो वर्ड यूज करना शुरू कर देंगे कि माड़ी या कुछ, लेकिन हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा वो हिंदी का ही रहेगा। वो पिजन नहीं है, वो पिजन नहीं है, क्रियोल जैसा है। और वो क्रियोल जैसा है। अभी तक तो मैं पूरी तरह से सोचा नहीं है कि क्या फर्क है जो आप कह रहे हैं और क्रियोल्स, पर काफी मिलते हैं। क्रियोल्स का ये है कि कैरिबियन में अफ्रीकन स्लेव्स लेके आए थे प्लांटेशंस के लिए। लोग बोलते हैं कि आपस में वो बात नहीं कर सकते थे। मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं, क्योंकि वो सेम जगह से आते थे, पर इनका सारे एक लैंग्वेज फैमिली के थे। जैसे पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी एक फैमिली के हैं। अलग हैं वो बंगाली वगैरह, तो एक फैमिली है पर शब्द सेम नहीं है। तो एक चीज ऐड करना है जोड़ने के लिए कि एक न्यू सेट ऑफ शब्द। तो क्रियोल्स इन द वेस्ट इंडीज में इनका व्याकरण अफ्रीकन लैंग्वेजेस से लिया गया, पर शब्द जो है कहते हैं कि वो एक तद्भव टाइप यूरोपियन शब्द है। जैसे राइस, फ्रेंच में ड्यू री, ऑफ द राइस, वो बन गया डीवी। तो डीवी इस काफी तद्भव जैसा है, और ये यूज किया गया अफ्रीकन व्याकरण के ऊपर। हम किस लिए कहते हैं अफ्रीकन व्याकरण? क्योंकि फैमिलीज में अलग अलग फीचर्स है। जैसे हिंदी में एक फीचर है कि हम बोल सकते हैं करके चले गए, वो तो इंग्लिश में नहीं है, या हुआ, हो गया, दो अलग चीजें हैं, वो इंग्लिश में नहीं है। पर अफ्रीकन लैंग्वेजेस में एक फीचर है कि अगर हम कोई वर्ब यूज करते हैं बिना कोई टेंस मार्कर्स, ऑटोमेटिकली माने कि पास्ट टेंस। जैसे अगर मैं बोलूंगी आई रन, वो सुनने में लगता है आई रन, पर नो, ये तो है आई रन। अगर प्रेजेंट में बनाना है, कुछ ऐड करना, आई डज रन, आई डज रन। ऐसी चीजें से पता लग जैसे ही प्रिटी और शी प्रिटी, इज तो नहीं है, क्योंकि वो एडजेक्टिव्स जो है वर्ब्स जैसे बिहेव कर सकते हैं, ये अफ्रीकन है। अच्छा। तो ये चीजें रह गए थे। मेरा तो मेटाफोर ये था कि जब हम पेड़ों को ग्राफ्ट करते हैं, ये जो स्टंप कटा हुआ होता है ये अभी तक हरा है, जिंदा है, और उनको तो कुछ चाहिए ऊपर, वो जो स्ट्रैप करेंगे और दोनों जोड़ के एक नया पेड़ बनेगा, जिसके फल, जिसके फूल कुछ नए होंगे, काफी वो एलीट होंगे, पर उनके जड़ तो लोकल लैंडस्केप के साथ जुड़ा हुआ है। तो तना किसी और चीज का है भाषा का, और ऊपर फूल और पत्तियां किसी और चीज के हैं। यस। तो क्रियोल्स के व्याकरण हम कह भी सकते हैं कि थोड़ा उसका उच्चारण पहले के हैं, और नए शब्द वगैरह सिर्फ शब्द। तो मेरा मेटाफोर था कि जो नया कम्युनिटी आया था, जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, उन्होंने स्पर्म डोनेशन किया। स्पर्म डोनेशन से शब्द आ गए, पर किसके साथ जुड़ा हुआ था? पुरानी जुबान के साथ, जहां व्याकरण, उच्चारण वो सब था, और नए जुबान बन गए। और मेरा सोचने का तरीका है कि इंडिया में भी ऐसा हुआ था।
वो कितना सेम है, कितना फर्क है, मैं अभी तक सोच रही हूँ। अगले किताब में मैं थोड़ा आगे जाना चाहती हूँ कि अगर हिंदी जैसे, हिंदी में काफी फीचर्स है जो संस्कृत में नहीं है, पर शब्द जो है सचमुच संस्कृत से नहीं आए, वो प्राकृत से आए थे। पर जैसे है, हुआ हो गया, किया कर लिया, वो सब तो संस्कृत में नहीं है, वो कहीं और से आया। और ये अजीब सा पास्ट टेंस हिंदी में, मैं खाना खाती हूँ, मैंने खाना खाया, खाती से हो गया खाया। ये तो पुलिंग हो गया, क्योंकि खाने के साथ खाना तो उसका मेन ऑब्जेक्ट बन गया। पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है समझाने के लिए, क्योंकि फूड ईटन, खाया तो है एडजेक्टिव जैसा, पर वर्ब है। कर्ता तो कोई और है तो, लेकिन हाँ कर्ता तो इंसान ही है, लेकिन आपका जो लिंग लग गया है वो जिसके साथ हुआ उसका लिंग लग गया। तो ये बिल्कुल है ही नहीं, वो ये था नहीं संस्कृत में, वो आ गया था क्योंकि वो कुछ सदियों बाद जो लोग संस्कृत यूज करते थे, लिखते थे, उनका साहित्य वगैरह, वो शुरुआत में प्राकृत में बात करते थे या लोकल लैंग्वेजेस। वो लोकल लैंग्वेजेस और प्राकृत में फर्क है। लोकल लैंग्वेजेस है वो पुराने द्रविडियन लैंग्वेजेस या मुंडा लैंग्वेजेस। तो जब लड़के 10 साल के होते थे, ये उससे थोड़ा पहले वो सीखते थे, जैसे हम लोग इंडिया में इंग्लिश सीखते हैं स्कूल जाके। तो जो चीजें आसानी से हमारे इंग्लिश में आ सकते हैं और कोई गलती नहीं लगता है उसमें, वो आई एम नॉट डूइंग दिस वेरी वेल, आई एम वेरी सॉरी, बट जो फीचर्स इतने पूरी तरह से अजीब नहीं दिख रहे हैं, वो ऐड होते हैं। जैसे बाबू लोग जो बोलते थे दिस इज रिक्वायर्ड टू बी परचेस्ड, ये गलत नहीं है पर अजीब है, तो वो ऐड हो जाता है। और संस्कृत में इस तरह से खाना खाया जैसे कंस्ट्रक्शंस ये ऐड हुए थे कालिदास में, अशोकन प्राकृत में। तो लोग सोचते थे कि हाँ शायद ये संस्कृत है, पर वो ऋग्वेदिक संस्कृत में वो नहीं था, ये बाद में आया था। और इसलिए मैं कहती हूँ कि उनका ग्रीन ट्रंक से वो जो जिंदा ट्रंक, वो ग्राफ्टिंग से पहले वो ऊपर आया था, और पुराने फीचर्स आए थे हमारे न्यू लैंग्वेजेस में। प्राकृत, संस्कृत, बिल्कुल हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब लैंग्वेजेस। और मैं कहती हूँ कि वो पुराना ट्रंक जो है वो तो हड़प्पन लोग का था, क्योंकि और कौन थे जिस समय वैदिक लोग आए थे साउथ सब कॉन्टिनेंट में। और भी लोग थे वैसे, पर मेजॉरिटी उस साइड में तो वही लोग थे, क्योंकि हमने अभी आर्कियोलॉजी का एक एपिसोड किया तो उसमें हमें पता चला कि हड़प्पन लोग ही अकेले नहीं थे, हिंदुस्तान में बहुत तरीके के लोग थे, पर लैंग्वेज फैमिलीज शायद मिलती जुलती हो उनकी, वो तो पॉसिबल है। पर वो कौन सा लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज किया था ये तो पॉलिटिकल चीज है, बिल्कुल। कौन उनका गवर्नमेंट कर रहे थे, पणी लोग नहीं थे, दास्यु वगैरह हम नहीं जानते वो तो हड़प्पन थे या नहीं थे। पणी लोग तो शायद कोई सिरियाक टाइप लैंग्वेज में बात करते थे, पर वो लोकल मेन लैंग्वेज यूज करते होंगे। जैसे हिंदी बेल्ट में काफी सारे लोग छोटी बोलियां में बात करते हैं, पर अगर हम पूछेंगे किसी सर्वे में कि आपका लैंग्वेज लॉयल्टी क्या है, कौन सा लैंग्वेज फैमिली आपका है, वो बोलेंगे हिंदी। जबकि घर में हो सकता है अवधी बोल रहे हो या ब्रज बोल रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि समझ भी लेते हैं, अगर बोलना नहीं आता कम से कम समझ लेते हैं। और ऐसा मेरे ख्याल से होता था हड़प्पन टाइम्स में, कि और भी बोलियां थे, पर वो गवर्नमेंट का भाषा, वो सबसे रूलिंग क्लास का भाषा क्या था। और मेरे ख्याल से हमको पता नहीं है, पर ऐसे छोटे 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 लक्ष्य से
आइडिया हो सकता है कि उसमें जरूर खाना खाया जैसी चीजें ये रही होंगी, हुआ या हो गया था, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। तो ये हम एकदम मॉडर्न भाषा में जो एक छोटे से सुराग रह गए हैं, ये बहुत पुराने सुराग हैं। हाँ, हाँ। तो इसमें एक और, क्योंकि आई थिंक हमने ये कॉन्टेक्स्ट अपने लिसनर्स को नहीं दिया, तो एक जो आपने कॉमनैलिटी देखी दोनों जगहों पे, जैसे त्रिनिदाद में जैसे भाषाएं बनी और जैसे हिंदुस्तान में, इनमें माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। और खासकर माइग्रेशन में कि एक ही कि ज्यादातर माइग्रेशन आदमियों की माइग्रेशन है, ज्यादातर खासकर हिंदुस्तान में, तो शुरुआत में एटलीस्ट, तो खासकर हिंदुस्तान में तो अब जेनेटिक एविडेंस भी काफी है कि ज्यादातर लोग जो आए वो सिर्फ आदमी लोग आए और औरतें लोकल थी। और यही आप जो शायद बता रही थी उसमें ये थोड़ा मिसिंग था कि तो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ की भाषा पहले सीख रहे थे। और एक आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग जो चीज बताई कि माँ की भाषा और पिता की भाषा, और पिता की भाषा ऑफिशियल बन गई क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर थी, लेकिन माँ की भाषा जिंदा रही घर में। तो बच्चे माँ की भाषा सुन के बड़े होंगे और फिर ऑफिशियली पिता की भाषा सीखेंगे, लेकिन एक जो आपने नेचुरल पिक कर ली है चीजें, वो आप नई भाषा में घुसा देंगे फीचर्स। ये आपका थ्योरी है एटलीस्ट। हाँ, ये भी बात है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ऋग्वेदा में क्या था और क्या है, और वो आदमी जिन्होंने वो कंपोज किया, वो घर में, ये समाज में वो कौन सी जुबान में बात करते थे, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, आइडिया नहीं है। पर मेरे ख्याल से तो उनके वो सब्जी खरीदने के लिए, वो बातचीत करने के लिए या तो प्राकृत यूज करते थे। मेरे ख्याल से तो संस्कृत बोलने वाले आदमी वो पुराने जुबान, हड़प्पन जुबान यूज नहीं करेंगे, पर इनके बच्चे कर सकते थे। तो बच्चे तो काफी मल्टीलिंगुअल हुए थे और इसलिए ये मिक्सचर हुआ। ये जो आदमी आए थे वो खुद चेंज नहीं हुए, पर इनके बच्चे का काफी और ऑप्शंस थे। नाउ अगर ये क्रियोल है जैसे हमारे कैरिबियन में, कैरिबियन का एक खास चीज है कि सब कुछ काफी जल्दी हो गया एक ही जनरेशन में, क्योंकि एक लैंग्वेज की जरूरत थी शुरुआत में। और जब वो लैंग्वेज तो बन गया था, तब और कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, कुछ था और सब लोग सीख सकते थे। पर कैसा हुआ था इंडिया में कि 12th सेंचुरी तक या 10th सेंचुरी तक कुछ साइंस थे कि हिंदी या अवधी या ब्रज वो बनने लग गए। कैसे हुआ वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि लगता है कि सब कुछ एकदम से नहीं होता, खासकर अगर केओस नहीं है, कोई ज्यादा माइग्रेशन नहीं है, लोग तो अपने स्थान में रह रहे हैं। जब अपवर्ड मोबिलिटी का चांस है, ये शहर बन रहे हैं, ये सेम लोग चेंज करते हैं शब्द, सिर्फ शब्द, और ऐसे तो नए बोलियां बन जाते हैं और शहर में रिटन लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इस तरह की चीज हम अभी तक देखते हैं आदिवासी कम्युनिटीज में, जहां शब्द और ग्रामेटिकल फॉर्म्स लिए जाते हैं हिंदी से या प्राकृत से, जब जरूरी नहीं है। क्यों कर रहे हैं ऐसे? हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन, पर उससे तो एक्सप्लेनेशन नहीं आता क्यों होता है। थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में कि किस लिए लोग अपने को चेंज करना चाहते हैं। ये तो बाइलिंगुअलिज्म है, या तो ये शब्द काफी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ट्रांसफर हो रहे हैं। सबसे पहले नाउन्स, सबसे आसान है नाउन्स लेना। और एक दोस्त है, जो कुछ दोस्त तमिलनाडु से, वो गए थे जापान, वो जापानी में बात करते थे ट्रेन में, पर जब भी कोई किसी शब्द की जरूरत थी या वो जानते नहीं थे, ये तमिल शब्द डालते थे। तो जापानी लोग सुनते सुनते वो सोचने लग गए, ये आईटी वाले लोग तो काफी नए शब्द यूज कर रहे हैं। उनको पता नहीं था कि तमिल है किसी और भाषा से। इनको लगा था कि नए शब्द थे जापानी में, क्योंकि
व्याकरण डिस्टर्ब नहीं हुआ था। तो नाउन्स के साथ ये काफी आसान है, क्योंकि कारक वाली चीज अपभ्रंश में नहीं था। हम असेंबल कर सकते थे एक नए बोलने का तरीका, नए शब्द, और ग्रामर चेंज करना। ग्रामर अंत में तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं होता, या अगर चेंज होता है इंग्लिश जैसा होता है कि नए शब्द, नए वाक्य, फ्रेजेस, 3 words 100% वो मतलब वो घुस जाते हैं। और धीरे धीरे शायद जैसे अभी होता है, जैसे अब हम हिंदी में जैसे वो बोलते हैं ना पॉपुलर, दिल मांगे मोर, वो है तो एकदम वो इंग्लिश है एकदम, द हार्ट वांट्स मोर टाइप से, वो एकदम हिंदी से आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन सब हिंदी वालों को अपने जैसा अपना ही लगता है वो अभी। हाँ, बट इंग्लिश में हार्ट वांट्स मोर यू डोंट से, ये हार्ट तो इसमें नहीं आता। करेक्ट, इच्छा है पर हार्ट नहीं है ना। इसमें दिल मांगे मोर है। हाँ, तो ये देखिए, ये एकदम नई चीज बन गई है बीच में। तो ये दिल मांगे मोर, ये 4 शब्द है, उनमें से 3 हिंदी है बिल्कुल, पर इनका ऑर्डर है इंग्लिश। ये हम कहते नहीं है ये दिल मोर मांगे, नो। तो मैं कह नहीं सकती कि ज्यादा हिंदी है या ज्यादा इंग्लिश है, ज्यादा इंग्लिश है बिल्कुल। पर इस तरह की चीजें से हमको आइडिया आ जाता है कि ट्रांजिशन कैसे होता है, लोग क्या करते हैं मिक्स करने के लिए। और ये काफी वो वैल्यूएबल है, क्योंकि जिस टाइम में मिक्सिंग होता है वो तो छोटा टाइम होगा, क्योंकि जब एक लैंग्वेज बन जाता है सारा मिक्सिंग फेड आउट होता है। इन इंग्लिश हम देखते हैं कि लोग इधर उधर जा सकते हैं, ज्यादा हिंदी ज्यादा इंग्लिश, और कल ज्यादा इंग्लिश ज्यादा हिंदी, पर अंत में एक मकसद है। और मकसद तो ये है शायद कि इतनी हिंदी रखेंगे थोड़ा अपना कल्चर दिखाने के लिए, अपने आइडेंटिटी दिखाने के लिए, पर डायरेक्शन तो है इंग्लिश, मुझे लगता है। आपको लगता है पहले भी ऐसा ही हुआ होगा कि जो हाई स्टेटस लैंग्वेज होगी, लोग उस हाई स्टेटस लैंग्वेज, जिसको हमने एक और एपिसोड किया था, उसमें हम लिंग्विस्ट आए थे अभिषेक अपतन, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन यूज की थी कि कोई बोली भाषा बनती है कि जब उसके पीछे बंदूक की ताकत होती है। तो बंदूक नहीं, मैं कहती हूँ इकोनॉमी की ताकत। वो नौकरियां कहाँ से होंगे। और एक और चीज है शहर कहाँ बने हैं। तो ये भाषा क्या होता है, एक बोली जो इम्पोर्टेंट शहर में है, जैसे हिंदी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज। अवधी और ब्रज काफी लिटरेरी लैंग्वेजेस थे, इम्पोर्टेंट थे। हिंदी तो कुछ छोटी चीज थी दिल्ली में। और किस लिए अंत में हम बोलते हैं कि ये सब हिंदी बेल्ट है, ये ब्रज बेल्ट नहीं बोलते, क्योंकि हिंदी दिल्ली में थी। और तो शहर इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुगल लोग या सुल्तानेट के लोग खुद यूज नहीं कर रहे थे वो पर्शियन में। वो भी तो एक लंबी कहानी है, पर्शियन क्यों और तुर्की नहीं, वो भी सेम चीज कर रहे थे। और हिंदी जो है इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली में तो जगह, शहर, इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी से लोग ट्रेड, लीगल सिस्टम, वो सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। और नीड टू राइट, लोग किस लिए लिखते थे। और ऋग्वेदा में वो पूरी तरह से वो मेमोराइज था। तो देवनागरी बहुत ही कम इस्तेमाल होता था एज अ स्क्रिप्ट। तो किस लिए लोग लिखेंगे? हम इसलिए लिखेंगे लिस्ट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। और वो तो है एक काफी सेक्युलर चीज है लिखना, क्योंकि लिस्ट बनाने हैं हमारे, वो क्या सामान है हमारे गोदाम में, लीगल क्या फैसला हुआ है अदालत में। और इसलिए तो मैं कहाँ से, जब ऐसी चीजें शुरू होते हैं जिस बोली में होते हैं वो बन जाता है भाषा। हम और इनके वोकैबुलरी
काफी एक्सटेंड होता है, पर्शियन शब्द आते हैं, ये कहीं ना कहीं से वो जहाँ इकोनॉमी डिपेंड करता है तो जापानी शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में। हाँ, खासकर जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, जो क्योंकि वहां से जैसे लोग कानबान बोलेंगे या इस तरीके के शब्द, टेक्निकल शब्द जापानीज से काफी इंपोर्ट हुए हैं। और कल्चरल इनके म्यूजिक, इनके खाना, ओरिगामी या कराओके, जैसे कराओके या, पर इंग्लिश को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इंग्लिश किस लिए इम्पोर्टेंट हो गया? इंग्लैंड तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो तो थे उस जमाने में सबसे बड़े नॉटिकल पावर, मैरिटाइम पावर। अब तो अगर इंग्लैंड तो कुछ काफी चेंज हो गया, काफी छोटा हो गया, बिना एम्पायर, बिना ब्रेक्सिट के साथ कोई बात नहीं है, इंग्लिश तो इंग्लैंड से बड़ा हो गया। इट इज समथिंग टू डू विथ अमेरिका, इंडिया, द होल वर्ल्ड। बट शुरुआत में हम इसलिए बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, जो पहले आए थे उनका इफेक्ट रहेगा। तो अगर सबसे पहले सबसे बड़े मात्रा में इंग्लिश आए थे इंडिया में, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि जापानी काफी जरूरी भाषा है, ये चाइनीज बहुत जरूरी है। इंग्लिश पहले आए और वो नीश पकड़ लिया, और ऐसा हुआ था हिंदी के साथ। मुझे लगता है कि हिंदी तो चल रही थी सुल्तानेत आने से पहले। तो जब वो लोग आए थे यहाँ और दिल्ली को अडॉप्ट किया उनके कैपिटल के लिए, तो ये भाषा तो चल रहा था। तो ये हिंदी एक्सीडेंट की वजह से हिंदी बड़ी हो गई। हिंदी तो उस एरिया में होगी, लेकिन वो जगह इंपॉर्टेंट हो गई, तो उसकी वजह से लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो गई। दैट्स द मेन। तो आपको लगता है पहले भी शायद जब जो हम संस्कृत की भी बात कर रहे थे, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि जो नए लोग आए, उन्होंने जो नए शहर बनाए होंगे वो इम्पोर्टेंट शहर हो गए होंगे, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर ज्यादा होगी उस समय की, तो धीरे धीरे बाकी लोग वो भाषा सीखना चाहेंगे, वहां जाना चाहेंगे। और उस समय की लोकल, आप शायद पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे आजकल जो भाषाएं हुई होंगी, क्योंकि पहले के प्रूफ तो है नहीं हमारे पास, हम शायद सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो हम आज के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं कि आज कैसे भाषाएं बनती हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं सोचने की कि शायद पहले कैसे हुई होंगी। इसलिए मैंने वो चैप्टर 3 में केरला के ऊपर शोध किया। आपने काफी कि मलयालम और संस्कृत का जो रिलेशनशिप है, उस पे आने से पहले एक काफी इम्पोर्टेंट, आपने जो एक बहुत ही जबरदस्त चीज, मुझे लगता है, मेरे को बिल्कुल ऐसा पता नहीं था कि ये जो टवर्ग है, ये सिर्फ आपने बोला है कि हिंदुस्तान में है, जिसको इंग्लिश में रेट्रोफ्लेक्स बोलते हैं, जो हाँ, ये हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। मेरे को ये सुन के काफी अचंभा लगा। और आपने कहा ये एकदम हिंदुस्तान की मिट्टी की चीज है, इवन संस्कृत में नहीं था पहले, उसमें भी हिंदुस्तान से पकड़ा। वही तो वो मेरे प्रोफेसर कहते हैं, और कि मेरे समझ में शुरुआत में फर्स्ट जनरेशन बच्चे, वो जिसे कि ये टवर्ग आप बोलते हैं, वो था इनके माँ के भाषा में, वो अपने रोज का प्राकृत में वो एकदम से आ गया था। पर ऋग्वेद में शायद नहीं आया, क्योंकि जैसे वो पर्शियन में वो लोग उर्दू में बात करते थे, पहाड़, वो सब था, पर पर्शियन में नहीं आया। तो कुछ समय तक तो शायद संस्कृत में ये नहीं था। और तब बस 700 साल बाद जब कुरु एम्पायर बन गया था, और ये सारे ओरल स्टोरीज, हिम्स कलेक्ट किए, तब लोग ने सोचा कि आपने क्या सुना, ये कैसे बोला था? और एक लिंग्विस्ट ने बोला मैंने ट सुना, दूसरे ने नहीं त। तो काफी आर्ग्यूमेंट्स थे इसके ऊपर कि क्या सुना, और मेरे ख्याल से 21 या 22। और इनके एविडेंस हैं ये आर्ग्यूमेंट के कि ये त था कि ट था? ये कहीं कमेंट्रीज में आपने देखे हैं पुराने? यस, मेरे प्रोफेसर ने बोला कि वैदिक वेरिएंट्स एक टेक्स्ट है कि किस तरह से लिंग्विस्ट आपस में वो फैसला करते थे कि देखिए इसी फैमिली में, इसी ब्राह्मण फैमिली में ऐसे बोलते हैं, दूसरे फैमिली में नो, ये नहीं है। हमारे समझ में
आजकल मॉडर्न संस्कृत में आप क्या सोचते हैं कि होना चाहिए? और कभी कभी वो चेंज करते थे कि कोई बात नहीं है कि हमको लगा है कि त है, पर हमारे ख्याल से अब के प्राकृत के हिसाब व्याकरण से वो साउंड सिस्टम से ट होना चाहिए। और ऐसा काफी और उन्होंने ऐसे किया ताकि सिस्टमैटिक हो। तो अगर ट है यहाँ क्योंकि ड था वहां, ये तो इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए, क्योंकि जैसे एक जेनेटिक्स में एम हैप्लोग्रुप है, सारे इंडियंस को है, इंडिया से बाहर बिल्कुल है ही नहीं इस तरह का एम, वेरिएंट है साउथ ईस्ट एशिया, पर एम हैप्लोग्रुप माने इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड सिर्फ जिप्सीज या एनआरआईज और ये हमारे लोग जो माइग्रेंट्स, जहाजी लोग, सिर्फ हम लोग को ये एम हैप्लोग्रुप है। तो मैं सोचती हूँ कि लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज के क्षेत्र में ये ट वर्ग एक साउथ इंडियन, साउथ एशियन हैप्लोग्रुप है। मैं काफी हैरान हो गई कि पश्तो में भी है, अच्छा, बलूची में भी है, सिंधी, पंजाबी, यस, और सिर्फ असमीज और नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। अच्छा। ये एक दोस्त, एक कॉलीग अनविता अब्बी कहती है कि अंडमान नेटिव लैंग्वेजेस में भी है। त, थ, द, ट, ठ, ड, वो कहती है श्रीलंका में, पर सेम नहीं है, ज्यादा है साउथ इंडिया में, द पाकिस्तान एरिया, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, यू हैव आल्सो इन साउथ इंडिया। नॉर्थ में तो वो है ही नहीं, हमको सुनाई भी नहीं देता वो मलयालम वाला ल जो है, हम सुनते भी नहीं है। मतलब काफी सारा हम उसको ल बना देते हैं। काफी है मराठी में, और है पर बहुत कम गुजराती और राजस्थान में। नाउ हिंदी में ण लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो एक संधि रूल है कि र के बाद कृष्ण कहना, तो कुछ लोग पढ़ के करते हैं। पर पंजाबियों से नहीं बोला जाता है, पंजाबी लोग न ही कर देते हैं उसका, कृष्ण नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है? पंजाबी में वो पानी से बोलते हैं पानी। अच्छा, वो ये तो साउथ एक द्रविडियन संधि है, क्योंकि दो वावल्स के बीच में न ण हो जाता है। पानी, जाना, पंजाबी में ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा था नॉर्थ वेस्ट में, पर इतना नहीं था जितना साउथ इंडिया में र भी आया था। शुरुआत में र जो है प्राकृत में था, जैसे हम शकुंतला में देख सकते हैं। आपका वो शकुंतला का एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त है, मुझे तो पता नहीं था ऐसा, तो कि कालिदास ने इस तरह से लिखा है कि जबकि उनका जो नाटक है वो संस्कृत में है, लेकिन शकुंतला उस नाटक में प्राकृत में बात करती हैं, और उन्होंने उसका एक तरह से सबटाइटल करके ट्रांसलेशन संस्कृत में कालिदास लिखते हैं। तो इससे भी आपने इससे ये अंदाजा लगाया है कि औरतें बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं बोलती थीं और आदमी लोग ज्यादा संस्कृत बोलते थे, ऐसा कैसे हुआ? वो जैसे वो मेरे को बोला था कि अलाउड नहीं था, अजीब था, औरतें संस्कृत में बात नहीं। हो सकता है कि शुरुआत में सारे औरतें किसी और कम्युनिटी के थे, और जब शादी के बाद वो अडॉप्ट किए उनकी बेटियां, तो जनेऊ नहीं होता गर्ल्स के लिए, तो बॉयज अडॉप्ट किए फादर के स्ट्रीम में। ये तो अक्सर होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था वेस्ट इंडीज में, एक कैरिब ट्राइब जब कॉन्कर किया था एक अरोवाक ट्राइब का। अभी तक तो इनके भाषा में ये अरोवाक भाषा है, अरोवाक साउंड सिस्टम, पर उसमें कुछ कैरिब शब्द है, ग्रामर नहीं, सिर्फ कुछ शब्द, और वो शब्द औरतों के लिए अलाउड नहीं है। और कितने साल गुजर गए? 900 साल। 900 साल अभी तक 900 साल, मतलब कोलंबस से पहले ये सब हुआ था। मैंने उसी भाषा को थोड़ा स्टडी भी किया कि कैसे हुआ, और वो कहते हैं कि
वो हमारा कैरिब कम होता जा रहा है, पर अभी तक औरतों को अलाउड नहीं है हमारे आदमी के शब्द यूज करने के लिए। पर हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में ऐसा है कि बॉयज किसी एलीट फैमिलीज में वो पर्शियन उर्दू पढ़ते थे, पर गर्ल्स को देवनागरी या गुरबानी। और मुस्लिम फैमिलीज में भी आप सोचते होंगे कि सबको उर्दू आती थी, पर नो, तकरीबन 100 साल पहले सारे औरतें अवधी में बात करते थे, लोकल लैंग्वेज। और किस लिए? एज अ गेस मैं कह सकती हूँ कि मुगल सुल्तानेट, मुस्लिम्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वो सब आदमी थे, बहुत ही कम होते थे औरतें। तो औरतों का कल्चर और आदमी का कल्चर काफी फर्क रहे। और यही चीज हमको, वो जो शकुंतला में वो जो भेद है, वो उस कल्चर का एक निशान है, आपको लगता है? पर ये भी बात है कि वो जिस तरह से वो बात करती थी, इनका उच्चारण में फर्क था। बट ग्रामर सेम, एग्जैक्टली सेम। इफ यू लुक, जो बोली जाती है संस्कृत में और प्राकृत में, सिर्फ उच्चारण की बात। और अभी तक एक बार मैंने एक बहुत बूढ़ी औरत केरला में, मैं वो रिसाइट कर रही थी अग्नि सुक्तम, और वो मेरे साथ बोलने लग गई, ओम अग्निमीळे, ठीक है, पुरोहितम, पुरोहितम ना पुरोहितम, क्योंकि एक संधि है मलयालम में कि त बन जाता है द, बिटवीन टू वावल्स, दो वावल्स के बीच में। और मैंने सोचा कि ये बिल्कुल द्रविडियन संधि ऐड करके संस्कृत बन जाता है प्राकृत। तो प्राकृत और संस्कृत में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा नहीं था, पर काफी था फर्क बनाने के लिए कि ये तो औरत है और ये तो एक पढ़े लिखे आदमी है। सो प्राकृत और संस्कृत, मुझे लगता है कि वो फर्क ज्यादा सोशल था, कि औरतों को अलाउड नहीं है आदमी जैसे बात करना, औरतें तो सीखते नहीं थे, और आदमी भी, और या फिर और वो शायद ऑर्गेनिकली, जैसे मतलब सुन सुन के सीख रही होंगी। जैसे गुरुकुल तो लड़कियां नहीं जाती, हमने किसी पुरानी कहानी में नहीं सुना कि लड़कियां गुरुकुल जाके, तो गुरु से प्रॉपरली गुरुकुल में जाके तो लड़के ही सीख रहे हैं, और लड़कियां तो घर पे सीख रही होंगी खुद। वो सब लोग घर में सीखते थे। तो अच्छा, आदमी भी तो ऐसे बात करते थे जब लिख नहीं रहे थे, जब साहित्य नहीं बन रहा था, जब ऋग्वेद नहीं बन रहा था। पर वो जब थोड़ा दिमाग लगा के सोच के बोल रहे हैं, शुद्ध बोलना था, वो इनका बस का था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी। तो हो सकता है आम भाषा में वो भी, आम जीवन में वो भी शायद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक जैसे तो अभी इस डायग्लॉसिया पे आ जाते हैं, यही हमने वो छोड़ के रखा हुआ है तार, तो हम उस तार पे वापस आते हैं। तो ये द्विभाषी, बाइलिंगुअल और डायग्लॉसिया का अंतर बताइए। ओके, ये तो लिंग्विस्ट ने ऐसे बनाया, सोशियोलिंग्विस्ट ने ये फर्क समझते हैं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये सब एक जैसे दिखता है। पर मैं तो डायग्लॉसिक हूँ हिंदी और इंग्लिश के साथ, इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे को काफी दिक्कत है वो इम्पोर्टेंट चीजें बताना हिंदी में। मैं डायग्लॉसिक हूँ। मैं आमतौर की चीजें, घर की चीजें, बच्चों के साथ बात करना, दादी माँ के साथ बात करना, हिंदी में वो काफी आसान है। और वैसे इंग्लिश में भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन ऐसे लोग के साथ मैं इंग्लिश में बात नहीं करती। तो मेरी हिंदी उस क्षेत्र के लिए अडेप्टेड है। इंग्लिश है कोई पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल, ये तो तकनीकी वार्तालाप करने के लिए। या मेरे को सुन के आप पूरी तरह से समझेंगे कि डायग्लॉसिया क्या है। अगर फ्रेंच और स्पेनिश में मैं बात करती, मैं बाइलिंगुअल हूँ और ट्राइलिंगुअल। हाँ, जो कुछ मैं इंग्लिश में कह सकती हूँ, मैं फ्रेंच में कह सकती हूँ या स्पेनिश में, तो मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ। पर हिंदी में सेम चीजें नहीं है। मैं जैसे अगर मैं एक फिल्म सेट पे काम करती हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन के साथ हिंदी में आसानी से बात कर सकती हूँ, वायर्स
फेजेस, वो सब कैसे वायरिंग करना है, अकाउंटेंट के साथ क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग के साथ मैं हिंदी में काफी बात करती हूँ। कारपेंटर्स के साथ कैसे बनाना है, ये कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे। पर जिस तरह की बात अब चल रही है वो मेरी हिंदी उसके लिए अडेप्टेड नहीं है, तो मैं डायग्लॉसिया का प्रॉब्लम देख रही हूँ। और इसीलिए हम पुलियाबाजी करते ही हैं, तो हम भी ये डायग्लॉसिया के शिकार हैं। तो मैं और प्रणय जो हैं वो हम हमेशा ये देखते ही थे कि हम आम भाषा में आपस में हिंदी में बात करते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ टेक्निकल चालू होता है तो अंग्रेजी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमको ये होता था कि क्या हिंदी सिर्फ इसी चीजों के लिए रह गई है कि कहाँ जा रहे हो, खाना खा लिया, घर वाले ठीक है, हाँ ये घर वाले ठीक है। और जैसे ही अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे ये प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है, लोगों के इंसेंटिव्स ठीक है कि नहीं, और वहां पे जो है पूरी इंग्लिश में हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा कि ये गड़बड़ है, तो हम पुलियाबाजी एक हमने शुरू इसीलिए किया था, अपनी डायग्लॉसिया ठीक करने के लिए कि हम अपनी डायग्लॉसिया और काफी ट्रांसलेशन भी तो होना चाहिए। जो शब्द होते हैं इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश जानने मेरे किताब को एक्सेस करने के लिए इंग्लिश जानना जरूरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी तो है। पर हाँ, पर अगर संस्कृत शब्द, तकनीकी शब्द बनाएंगे ये सब चीजें बताने के लिए हिंदी में, शुरुआत में तो कुछ दिक्कत होगी, पर बाद में तो नॉर्मल। कितने सारे शुद्ध हिंदी शब्द एक्सेप्ट हुए और हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसी काम के लिए वो बिल्कुल सही है, ये एक्सप्रेस करते हैं। पर आप जानते हैं ना। हाँ, तो लेकिन हमारा यहाँ पे एक हमेशा ये चलता रहता है, तो एकदम वो जो शुद्ध हिंदी शब्द होते हैं ना, अब अगर आप रेट्रोफ्लेक्स का किसी विद्वान से संस्कृत ट्रांसलेशन कराएंगी तो वो किसी को शायद समझ में नहीं आएगा, और हमने उसको बोल दिया टवर्क, अब सबको समझ में आएगा, लेकिन कोई भी विद्वान उसको टवर्क नहीं बोले। तो हमको तो ये लगता है कि वो संस्कृत शब्द यूज करेंगे, हाँ वो संस्कृत शब्द बनाएंगे उसके लिए। तो मुझे लगता है, और हमको ये लगता है कि डायग्लॉसिया का इलाज आसान भाषाओं के शब्दों को रीपर्पस करना है, ना कि नए शब्दों को हमेशा नई शब्द का इजाद कर देना। तो ये एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं, वो तो एक इलाज है। पर ये सबसे बड़ी चीज है कि मेरे जैसे तकलीफ देख के कोशिश करना, बढ़ाना वो क्षेत्र जिसमें हिंदी इस्तेमाल होती है। मैं जिस तरह से मैं टूटी फूटी हिंदी में बात कर रही हूँ, ये समझ लीजिए एक शुरुआत, क्योंकि आज मेरे लिए दिक्कत है, कल दिक्कत इतनी नहीं होगी, और अंत में मैं पूरी तरह आप जैसे बोल पाऊंगी। ये आप समझ सकते हैं कि मेरा पूरा इंटरव्यू एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है डायग्लॉसिया का। तो ये हमने इसीलिए डायग्लॉसिया का तार फिर से छेड़ा कि तो इसी तरह से जो आप एग्जाम्पल बेसिकली दे रही थी, तो जब लोग लिखने लगते हैं कि जैसे ऑफिशियल लिखा, तो उस समय जबान का रजिस्टर बदल गया, वो डायग्लॉसिया है। तो जैसे ऋग्वेद के लिए कोई मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए जब लिखेंगे तो हो सकता है वो लोग आम भाषा में जैसे बात कर रहे हो, लेकिन ऋग्वेद में लिखना है तो वो एक अलग तरह से प्रॉपर लिखेंगे। इसीलिए शायद आपने जिन महिला का जिक्र किया उनका उच्चारण थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने वो डिफरेंस के साथ में वो चीज नहीं करी। इनफैक्ट ये साउथ में शायद और भी ज्यादा है हिंदी के अलावा। आई मीन कन्नड़ा में तो काफी लोग, तमिल में तो लोग इनफैक्ट बोलते हैं बहुत ही ज्यादा है, कि जो एक लिखने वाली तमिल और बोलने वाली तमिल ऑलमोस्ट लगता है अलग ही भाषाएं हैं। अरेबिक भी वैसे है, लिखा हुआ अरेबिक तो है, कुरानिक अरेबिक, और बस सब लोकल वैरायटीज जो मॉडर्न है वो बोलते हैं अरबिक, और उससे तो काफी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक जबान नहीं है। एक ऑलमोस्ट 900 साल का फर्क है, 1200 पर फिर भी एक शब्द यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं हिंदी बेल्ट और अवधि तो हिंदी है, ये असल में तो नहीं है। हमने एक पॉलिटिकल डिसीजन किया था कि सब एक जैसे हैं,
हमारे परसेप्शन पॉलिटिकली बेस्ड है। पर ये भी बात है, एक अच्छा सा मेटाफोर है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए कि वातावरण, पर्यावरण। तो पर्यावरण ये है कि अलग अलग क्षेत्र है इस तरह के जानवर के लिए। ये एक और मेटाफोर मैं यूज करती हूँ, ट्रांसपोर्ट में मेरे हस्बैंड तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करते थे और आपस में हम बात करते थे कि हमारा शोध कितना सिमिलर है। हाँ, कि आपके पास वो एक्सप्रेसवेज, आपके पास शहर है, ये छोटे कॉलोनीज के रास्ते, पगडंडी थे, तरह तरह के रास्ते होते थे। और अगर हम समझते हैं कि एक पगडंडी है ट्राइबल डायलेक्ट के लिए, ये एक छोटा गांव के लिए बहुत अगर उसको कहीं और जाना चाहिए, ये मेटल रोड के साथ एक्सेस करना है, तो इसलिए एक पूरा पर्यावरण बना था हमारे लैंग्वेजेस के ऊपर। और ये भी बात है कि अगर लोग पगडंडी यूज नहीं कर रहे हैं, ये विलेज से शिफ्ट हो रहे हैं, हम उसको बोलते हैं लैंग्वेज डेथ। क्योंकि जिस पर्यावरण में ये लैंग्वेज जिंदा रहा वो तो नहीं है अब। तो मतलब सिर्फ भाषा मरा नहीं है, ये पूरा वातावरण। आपके बिल्कुल, आपके मेरे को एक तो बहुत ही आपने जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है कि वो गालिब के जो खुद के लेटर्स हैं वो पढ़ के लगता है कि हम आप नहीं लिखे होंगे, है ना? तो उसमें वो समझ में आते हैं, पर गालिब की पोएट्री समझ में आती नहीं है। तो सिर्फ गालिब नहीं, आप अगर और भी पीछे वो 12th सेंचुरी तक जाएं, 12th, यस, अमीर खुसरो, जब वो हिंदी में बात दो लिखते थे, जैसे वो दोहा क्या है, एक खास दोहा मैंने वो मेंशन किया था, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, वाह की अवधि, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। दिस इज नॉट, ये कोई पुरानी चीज नहीं है, ये तो हमारी आपकी भाषा है बिल्कुल। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये लैंग्वेज तो चल रहा था उन सुल्तानेट से भी पहले, पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। वो हमारा रिटन रिकॉर्ड, वो जो लिखित रिकॉर्ड में वो नहीं था, और जब तक वो नहीं है कोई सबूत नहीं है कि तब तक तो आ गया था। पर मेरे ख्याल से वो 10वीं या 12वीं सदी से काफी कुछ हुआ था इंडिया में। और हिंदी में क्यों, हिंदी अलग क्यों होना चाहिए? मराठी के सबसे पहले स्पेसिमेंस आए थे उस जमाने में, बंगाली, और केरला में काफी चेंज हुआ था उसी जमाने में, कुछ खास हुआ था 12वीं सदी में। और सो आई एम थिंकिंग दैट मैं कहाँ जा रही थी इसके साथ, मैं काफी बूढ़ी हूँ, माइंड मत करना। बट हाँ, हम गालिब की बात कर, हाँ गालिब, या और ये लैंग्वेज पुरानी भी थी, हाँ, खुसरो के टाइम की। हाँ, ये मैं कहने वाली थी कि उस जमाने में नाम नहीं था। कुछ लोग बोलते थे देलवी, कुछ लोग बोलते थे खड़ी बोली, कुछ लोग बोलते थे हिंदी, हिंदवी भी। नो, हिंदवी में एक फर्क है। हिंदवी माने सारे जो बोलियां हिंदुस्तान की हैं, फारसी नहीं थे, जो नॉट रिटन इन फारसी। तो कभी कभी वो हिंदवी बोल सकते थे गुजराती के लिए, अच्छा, या एक राजस्थानी डायलेक्ट, भोजपुरी। पर जब बोलते थे हिंदी और हिंदी जुबान, ये तो था जो जिस जुबान में अभी बात कर, तो अनब्रोकन एक लंबी लंबी जिंदगी, वो 12वीं सदी से या 12वीं सदी से पहले से है। वो ये शब्द उर्दू सिर्फ इस्तेमाल हुआ था 1780, इतना बाद में आया वो वर्ड। या और एक ही गजल में वो मुसाफी ने लिखा था। उससे पहले
जैसे जताली, वो जिन्होंने सबसे पहले रेख्ता में लिखा, वो शब्द यूज किया दस हिंदी जुबान, हिंदी। तो ये उर्दू और हिंदी का फर्क तो सिर्फ आया था जब ब्रिटिश के टाइम में, जब उन्होंने बोला कि हमको अच्छा नहीं लगता कि फारसी के शब्द हमारे अदालत में ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को याद दिलाता है जो पहला राज था मुगल राज। हो सकता है ये उन्होंने अपने कम्युनल एंगल लिया था कि हिंदूज को पसंद करते हैं, ये मुस्लिम में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो पहले वो हमारे से पहले राज करते थे। तो ब्रिटिश ने उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इनके बजट पावर यूज किया स्कूल्स को अलग सेपरेट करने के लिए। पर आपने बोला था गालिब ने इस तरह से क्यों लिखा, और अमृत राय ने क्या सोचा कि बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूँ उनको देख के कि किस और मुझे आपका पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सब लोग शायद अकेले ये सोचते हैं कि हम ही को शायद गालिब मुश्किल लगता है, बाकी सबको सिंपल लगता होगा। तो एटलीस्ट अमृत राय ने लिखा है कि सबको किसी को समझ में नहीं आता है। ये बात है कि अगर आप इनका माहौल समझते हैं कि कितना खतरा था, और वो इनका काफी रिश्ता था रेड फोर्ट, लाल किला के साथ, वो पुराने एम्परर के साथ, वो कैसे लिखेंगे? फर्ज करिए इसी मॉडर्न माहौल में अगर हमको कुछ पोस्ट करना है फेसबुक पे, हमको पता है कि इनका एल्गोरिथम पकड़ के हमको बैन करेंगे 30 दिन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? अगर किसी पॉलिटिशियन को इनके एक इनिशियल लेटर यूज करेंगे, या एक और निकनेम यूज करेंगे, जैसे चाइना में वो विनी द पू यूज कर रहे थे शी जिनपिंग के लिए। या जैसे अगर कुछ साल पहले अगर कोई कुछ बोलते कश्मीर के ऊपर, ये बैंड होते थे 30 दिन के लिए, तो हम और कुछ बोलते थे वो, और हमारे दोस्तों को पता था वो कौन है। उनकी मौत हुई, वो शहीद हो गए, नाम नहीं बताएंगे। तो जब तक आप हमारे दोस्त नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा कौन वो है। या तो के हम लिखेंगे, के माने कश्मीर, या तो हम उसको बोलते हैं क्रिप्टिक राइटिंग, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल काफी खतरनाक है। और मैं समझती हूँ कि गालिब इस माहौल में, वो कितने सारे, वो 27,000 इंडियन मारे गए उस जमाने में होंगे। 57 में गदर के बाद दिल्ली एरिया में। खतरनाक माहौल ही था। तो इसलिए जब लिखते हैं, वो लिखते हैं इनके अजीज दोस्तों के लिए, और वो समझेंगे, और सारे वो भी नहीं समझेंगे कि किस, ये या औरत का नाम नहीं बताते थे, या तो अगर औरत और प्यार के बारे में लिखते थे, हो सकता है ये भी पॉलिटिकल है, ये गवर्नमेंट या रेबल्स के। तो आपको लगता है जो उनकी मोहब्बताना गजलें और शेर भी हैं, उनमें भी कुछ सियासी हो सकता है छुपा हुआ है? हाँ, वो छुपा हुआ है, और वो तब खुद एक स्टाइल बन जाता है उससे। ये भी हम भी ऐसे करते हैं, रोज अगर कुछ पोस्ट करना है, समझ लेते हैं कि उनके गजल, इनके सारे पोएट्री हमारे फेसबुक पोस्ट जैसे होते हैं। हम क्या लिखते हैं, जब पूरे पब्लिक देख पाएंगे, हमको तो खतरा हो सकता है। पर जब इनके एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ सिंपल राइटिंग। इट इज अ पजल। ये पजल है, और सब लोग सोच के आइडिया आ गया। और ये भी बात है कि सिर्फ एक आइडिया नहीं आता, कभी कभी 3 आइडिया। कभी कभी मैं किसी डिप्रेस मूड में हूं और एक गजल मैं पढ़ती हूँ,
एक नया अर्थ आ जाता है। अब वो तो खैर अच्छी पोएट्री की खासियत है कि वो अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग फिट होती है, तो एक हर अच्छी कविता की खूबी है वो तो। नहीं तो ये आपने जो बात कही हिंदी उर्दू के फर्क की, तो कई बार लोगों को लगता है कि हिंदी, देखिए हिंदी तो बहुत ही नई भाषा है, हिंदी का इजाद अभी के टाइम में हुआ है और इसीलिए हमारी भाषाएं उससे भी पुरानी है। लेकिन आपने जैसे कहा शायद ये हिंदी खुद 1000 साल की भाषा होगी शायद। तो ये जो फर्क था हिंदी और उर्दू में, ये अंग्रेजों ने, आपने कहा राजनीतिकरण की वजह से किया, तो फिर उसके बावजूद हम जैसे देखते हैं कि जो अदालत की भाषा है वगैरह, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा उर्दू या पर्शियन है, तो वो क्यों रह गया अभी भी? क्योंकि लिखित चीजें रहते हैं आसानी से और उसको चेंज करना ज्यादा मुश्किल है। और कलोक्वियल लैंग्वेज, वो बोलते हुए क्या बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा, हाँ बोलचाल की भाषा में चीजें चेंज हो सकते हैं। अदालत तो कितने लोग जाते हैं अदालत देखने के लिए कि क्या है वहां, और वो जो लोग स्पेशलिस्ट है जो वो डिक्टेशन लेते हैं, इनके कोर्ट स्क्राइब्स, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलते रहते हैं। और उनके जो नए लोग आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसे तकनीकी शब्द होंगे। और अब तो आने लग गए कुछ संस्कृत शब्द इन लीगल राइटिंग, बॉम्बे फिल्म्स के थ्रू लोग थोड़ा जानने लग गए। पर यस, सिर्फ हिंदी नहीं, मेरे ख्याल से बंगाली, गुजराती, सब ऐसे जुबान में अभी तक पर्शियन शब्द वो निकाले नहीं गए। कानूनी शब्द ज्यादातर, कानूनी शब्द ज्यादातर फारसी के। हाँ, मराठी में भी काफी है। ये तो नॉर्मल है ना, क्योंकि हम जैसे एक सड़क का नाम किस लिए रखते हैं, क्योंकि कुछ हुआ है, किसी आदमी इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, तो एक तरह के हिस्ट्री है उसमें। और लैंग्वेजेस में जो जब लीगल सिस्टम बना है एम्पायर के लिए, तो ये मुगल टाइम में, और असल में तो ब्रिटिश वालों ने ज्यादा चेंज नहीं किया था। और अगर चेंज नहीं किया तो शब्द रहेंगे। और खासकर डॉक्यूमेंट तो प्रणय, लोग बोलते हैं कुछ कुछ लैंड रिकॉर्ड तो अभी भी टोडरमल के जमाने के चले आ रहे हैं, तो फिर वो आप उनको रिकॉर्ड्स को आप कैसे मेंटेन कीजिएगा? तो वही सबसे पुराने लैंड रिकॉर्ड वही हैं, शेरशाह सूरी के टाइम पे जो राजा टोडरमल ने जब लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बनाया था, तो तब से चला आ रहा है वो। और आम लोग तो वहां जाते नहीं है पढ़ने के लिए, यूज नहीं करते हैं, लिखते नहीं है, तो हम एक हिस्ट्री का हिस्सा रह जाता है। हाँ, हम लोगों को तो सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि बॉलीवुड में कभी भी कोई कोर्ट सीन दिखाते हैं तो तभी हमको पता पड़ता है, मुजरिम, मुलाजिम, ये सब शब्द हमें तब पता पड़ता है। तो शायद इसीलिए हमें कनेक्ट है। अब कोर्ट तो हम जाते नहीं, लेकिन फिल्म्स के थ्रू हम लोगों को ज्यादा पर्शियन का एक्सपोजर मिलता है। और नए शब्द ऑफ संस्कृत के एक तो मुझे याद नहीं है, मैंने यूज किया एक मेरे किताब में, क्योंकि अजीब शब्द था मुस्लिम बॉयज को जानने के लिए। मेरे एडिटर ने बोला अजीब कहाँ है, यूज होता है बॉम्बे फिल्म्स में, हम सबको पता है। and she was from साउथ इंडिया, वो तो साउथ इंडियन थी, तो उनको पता था। तो मुस्लिम बॉयज जो फिल्म देखने जाते हैं वो उनको क्यों पता नहीं होगा, पर अजीब है यूज करना संस्कृत शब्द। ये इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने 2-4 बार डिस्कस किया, काफी कोई हिंदी भाषी लोगों को कभी ऐसा लगता नहीं है कि भोजपुरी अलग भाषा है। इनफैक्ट काफी भोजपुरी बोलने वाले लोग भी अपने आप को आइडेंटिफाई एज हिंदी स्पीकर करते हैं। और अब तो शायद ऐसा नहीं है, अब तो काफी अवेयरनेस है लोगों में कि भोजपुरी भी एक मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बन रही है। आजकल काफी उस पे जोर है। लेकिन बीच में एक टाइम था जब लोगों को लगता था वो भी एक छोटी बोली है और मेन बोली तो हिंदी है, और एक ये चीज की ये तो डायलेक्ट है। वेस्ट इंडीज में भी, अच्छा, वहां पे क्योंकि वो नाम यूज करते थे हिंदी। और हमारे स्कूल्स में मिशनरीज जिन्होंने वो स्कूल्स बनाए, वो सोचा कि उनको तो एक अच्छी चीज करेंगे, हम
सही हिंदी सिखाएंगे। सही और इससे क्या हुआ, सारे पेरेंट्स ने सोचा कि वो जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को तो गलत है, तो पूरी तरह से रोक दिया, कोई भोजपुरी नहीं और हिंदी नहीं सीख पाए। तो मतलब हिंदी सिखाने से इस माहौल में जहां और कोई हिंदी नहीं है, उसका नतीजा था कि भोजपुरी खत्म हो गई धीरे धीरे। हाँ, खत्म हो गई। हाँ, पर खैर हिंदुस्तान में जिंदा है ठीक से। तो ये भी बात है कि हिंदी का एक फायदा है, नौकरी मिलने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए, तो कम से कम हिंदी शब्द भोजपुरी में जा रहे हैं। आजकल लोग कुत्ता बोलते हैं डॉग के लिए, हमारे जमाने में वो कुकुर, वो बंगाली जैसा शब्द, तो वो बोलते थे खरीदना, खरीदे, हम बोलते थे कीने, which is बंगाली। तो सबसे पहले नाउन्स, कुछ वर्ब्स, जैसे इंग्लिश होता है हिंदी के लिए, इंग्लिश इस तरह की चीजें वो काफी समय से भोजपुरी में वो हो रहा है। तो भोजपुरी मिक्स हो रहा है। वो जब मैं भोजपुरी में बात करती हूँ, लोग बोलते हैं ये अजीब है, ये काफी बंगाली जैसे सुनाई दे लगता है। या पर ये भी बात है कि पॉलिटिकल कारण लोगों ने सोचा कि हिंदी बेल्ट, पॉलिटिकल बेल्ट, ये लिंग्विस्टिक बेल्ट नहीं है, तो पॉलिटिकली ये लोग ईस्टवर्ड्स एक्सटेंड करते थे और वेस्टवर्ड्स। राजस्थानी बोलियां मुझे लगते हैं बिल्कुल गुजराती जैसे, पर वो हम कहते हैं कि हिंदी डायलेक्ट्स हैं, इसलिए क्योंकि वो जब स्कूल जाते हैं वो हिंदी में सीखते हैं। तो जैसे अरबिक में ना, ये अपनी बोली में बात करते हैं, और ये कुरानिक अरबिक लिखने के लिए लोग नॉर्मल समझते हैं। अब भोजपुरी में ये प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम्स है जैसे बंगाली में, पर सिंस कोई लिटरेचर नहीं है और बहुत ही कम है, हम कह नहीं सकते कि नहीं दिस इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, तो हम हिंदी जैसे होना जरूरी नहीं है। पर जैसे जेंडर्स, आपने देखा कि वो जब मैं हिंदी में बात करती हूँ, एक नया भाषा, नई भाषा मैं नहीं जानती, क्योंकि भाखा बोलते हैं, नया भाखा, पर जिससे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज नॉट अ रिटन लैंग्वेज, इट इज लाइक जैसे वो नीचे का हिस्सा ग्राफ्टेड ट्री में, हम आपस में बात कर सकते हैं, हम बाजार जा सकते हैं, हम गप मार सकते हैं माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, पर स्कूल जाके हिंदी। इसलिए जब मैं पूछती हूँ किसी भोजपुरी के पंडित जैसे लोग से, क्या बोलते हैं, अच्छी औरत, ये अच्छा औरत, अच्छा औरत, हमारा वेस्ट इंडीज में हम बोलेंगे अच्छा औरत, पर वो बोलेंगे अच्छी, और शायद सचमुच के वो ऐड कर रहे हैं उनके भोजपुरी में। तो हम कुछ चेंज हमारे आंख के सामने देख रहे हैं भाषा में। या तो ये आपने, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी थी कि एक ये ईस्ट इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, और तो ये मगधन ऑलमोस्ट एक सेपरेट फैमिली है जो आपने जैसे डिस्क्राइब किया है, और खासकर शायद अभी वो पॉलिटिकल भी है क्योंकि यूपी एक स्टेट है, लेकिन वहां पे भी एक ईस्टर्न यूपी में वो मिडिल ऑफ द स्टेट डिवीजन है, तो कोई ऐसा सोचता नहीं है कि ये अलग लैंग्वेज फैमिली है। लोग बस ये सोचते हैं गाँव की बोली है या ये आंचलिक भाषा है, हम उसको सिर्फ एक आंचलिक रूप दे देते हैं कि ये रीजनल है, बाकी मेन स्ट्रीम है। पर ये फंडामेंटली डिफरेंट है, और आपने बोला कि इसका शायद इन्फ्लुएंस क्योंकि इधर साउथ ईस्ट एशिया का माइग्रेशन है, प्लस जो पुरानी मुंडा कम्युनिटीज, जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं उनका, और आपने जेनेटिक उसका बेसिस भी दिया है कि ये दो तरीके की भाषाएं हैं जो बीच में आके मिलती हैं। कहीं शायद जहां भी लखनऊ, अयोध्या के एरिया में टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे, हाँ, तो वो भाषाओं में सिमिलैरिटी है पर फैमिली एकदम अलग है। तो ये
ये अभी आपका मानना है या ये अभी लिंग्विस्टिक्स में अब लोग ये एक एस्टेब्लिश्ड विजडम है कि ये लैंग्वेज फैमिली अलग है, इसको हमको अलग तरह से क्लासिफाई करना चाहिए, ये कैसा है अभी लिंग्विस्टिक्स में? बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। वो एक साइड है जेंडर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, दूसरे साइड नहीं है। एक साइड पास्ट टेंस चेंज होता है, मैं खाती हूँ, खाना खाया आ। दूसरे साइड में हम खाइला, हम खैली। ई तो नहीं है फेमिनिन, ई तो है हम। तो ये नो जेंडर्स, सिंपल पास्ट तो सेम जैसे संस्कृत में। बट ये भी चीजें हैं जो मागधन एरिया में है जो वेस्ट में नहीं है, जैसे एगो घुड़की और दूगो घुड़की, दो अलग। और वो फर्क क्या है? ये बंगाली में भी है, एक जॉन दो ठो हो जाएगा और एक होगा। हाँ, दो ठो आता है अलग से। हाँ, या उसका मतलब है कि दो अलग ग्लास, दो अलग। अच्छा, ओके। Whereas अगर कहना है कि उसी पूरा क्वांटिटी मतलब ऐड करने के लिए दो नाप करके दब डालना, तब दो। अच्छा, डबल, वो डबल हो गया। नो नॉट डबल कि ये पूरी क्वांटिटी पर अलग गिलास है। दो और दूगो। अच्छा, ये तो है कोई एशियाटिक चीज। सारे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान में ये है। अच्छा, जापान में इतना है कि एक अलग पार्टिकल डालते हैं। अगर गाड़ी, 1 car 2 car, 1 ichi ni in Japanese, but for cars ichi dai, ni dai, sang dai. So they have, तो मतलब तरह की चीजें के लिए अलग पार्टिकल्स है। अब मेरे ख्याल से मुंडा में भी भोजपुरी बंगाली से भी ज्यादा। ये कैसे आए मुझे पता है कि आदमी आते थे, पर ज्यादातर आदमी का असर उतना नहीं होता। तो मेरे को सोचना चाहिए पूरी तरह से समझने के लिए कि ये क्यों आया, पर मुझे पता है कहाँ से आया। अच्छा, हाँ, क्योंकि एटलीस्ट ये वो मैंडरिन में भी वैसे ही है सौरभ। ऐसा क्या? तो अलग अलग मैंडरिन में भी है, जापानीज और ऑल साउथ ईस्ट एशिया, ऑलमोस्ट ऑल। ये बहुत जबरदस्त है कि ईस्ट इंडिया का इतना जबरदस्त कनेक्शन है पूरे ईस्ट एशिया के साथ में। यस, जो कि लैंग्वेज में आ गया है, और तो वो माइग्रेशन से ही ऑब्वियसली आया होगा, क्योंकि कोई ऐसे और तो बड़ा कुछ हुआ नहीं। और राइस जो था नहीं, वो हड़प्पन जगह में, ऋग्वेदिक जगह में। आपने एक और बड़ी जबरदस्त चीज लिखी जो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता थी, कि ये जो वर्त्या लोगों के बारे में। मैं उसके ऊपर उतना ज्यादा नहीं जानती। और हाँ, क्योंकि हमको पता है कि माइग्रेशन तो काफी लंबी समय से हो रहा होगा, खूब सारे लोग आए। तो क्या फर्क है व्रात्य और वैदिक मैन? वो वैदिक मैन का ये है कि उनके साथ कुछ पॉलिटिकल पावर था, कुछ मिलिट्री पावर। ना तो जैसे मैं यहाँ आ गई वेस्ट कैलिफोर्निया में, मेरा असर बिल्कुल है ही नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ये अगर मेरी बेटी का फैमिली, इनका असर कम होगा। अगर हम आकर वो पूरा राज करते, या हम आकर पूरा इकोनॉमी डोमिनेट करते, तब तो शायद लोगों का इंसेंटिव होगा हमारा जुबान सीखने के लिए, या कम से कम शब्द लेना। तो अगर ऐसे व्रात्य लोग और ये तरह के लोग उस रीजन के आते इनटू इंडिया, पर पॉलिटिकल पावर नहीं था, सिर्फ इनके सोचने का तरीका मिलते थे, और इतना ज्यादा क्या बोलते हैं पावर, इम्पोर्टेंस, तो वो सुनते थे कि ये वातावरण कैसे चलता है। ठीक है, इनके इसमें काफी वन है, इसमें काफी हाथी है, हाथी का ये फायदा होता है, उनको तो हम मारेंगे नहीं, जैसे चीन में सब मारे गए। तो वो इनका पूरा अप्रोच फर्क का था।
पर ये अभी तक तो ये ऐसे लोग होते हैं इंडिया में, जैसे केरला में लोग पूरे इंडिया से जाते हैं और इनका असर है ही नहीं, क्योंकि द्रविडियंस जो है साउथ इंडिया में वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं करते, ये इनके वर्ब्स में ये मैं खाती हूँ, खाना खाया, वो नहीं है। तो मेरे समझ में तरह तरह के द्रविडियंस थे, ये कम से कम 2 अलग ग्रुप्स थे। मैं प्रूव नहीं कर सकती, पर मुझे ऐसा लगता है। और ये सिस्टम सदर्न ईरान तक तो चलता था। तो जो हमको हिंदी में ये जो खासियतें दिखती हैं, हड़प्पन शायद, हाँ, हिंदी तो हड़प्पन, हिंदी हड़प्पन मिलता भी लगता है आपको? मुझे जैसे लगता है जैसे तो हड़प्पन लड़की का जो कंगन है वो आज तक हिंदुस्तान में है ना, तो मुझे लगता है कि वो हिंदी भी जो है वो उस कंगन की तरह है जो तब से चली आ रही है। यस पर जब मैंने लिखा किताब में कि वो अगर हमको तो ढूंढना है कि हड़प्पन लोग, हड़प्पन रिमेन्स वो कहाँ है, वो हम में तो है। और जैसे वो आजकल तो है ना अभी तक, जो लोग पेलियोंटोलॉजिस्ट, वो बायोलॉजिस्ट, वो बोलते नहीं है कि एक वर्ग है चिड़िया, वो चिड़िया तो एक हिस्सा है डायनासोरिया वर्ग। तो हम भी एक डायनासोरिया वर्ग का, हिंदी है हड़प्पा, and पंजाबी and सिंधी, मराठी, all of these, सब भाषाओं में है ये चीज। ठीक है, अंतिम भाग पर आते हैं जिसमें आपका एक, मैं बोलूंगा थोड़ा एक निराशावादी अंत था आपकी बुक का। मैं थोड़ा सैड ही हो गया कि आपने एक लिखा है कि जैसे जो शायद जो अंग्रेजी की आंधी है या वो एक शायद बाढ़ जैसी है जिसको शायद हम अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बाढ़ को तो हाथों से रोका नहीं जा सकता। तो ये आपको पहले तो बताइए क्यों ऐसा लगता है, फिर हम उस पर और दुख दर्द करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज तो याद करना कि एक भाषा तो खुद एक चीज नहीं है, एक परछाई है बाकी फोर्सेस, इकोनॉमी, और सिर्फ इकोनॉमी सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, वो सब चीजें। तो जब तक ये हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं और पॉलिटिक्स इस तरह से, जैसे नेशनल पॉलिटिक्स और ये लोकल पॉलिटिक्स तो का इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा है, ये लैंग्वेज अलग नहीं हो सकता नेचुरली, उस धार में वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए अगर हमको पता है कि जैसे हम यूएस आकर इंग्लिश में बात करना पसंद करें, इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी कम हो गया। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड का इच्छा है कि डाइवर्सिटी कम हो ताकि कंट्रोल ज्यादा हो। जैसे इंडियाज एलिट्स को का इच्छा था कि वो गरीब लोग अलग हो, अलग स्कूल्स में हो, और सारे नौकरियां हमारे बच्चों के लिए। पर ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से राजी नहीं है। जितने लोग एक ही जाल में पकड़ सकते हैं बेटर है हमारे कंट्रोल के लिए। सारे जो गरीब लोग जो अपने बच्चों को स्कूल डाल रहे हैं, चाहे भी स्कूल जाकर कुछ नहीं समझेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वो डालेंगे ही, क्योंकि अंत में उनकी नौकरियां में फर्क होगा। वो तो मतलब फार्मर्स नहीं होंगे, अगर सिर्फ कुरियर्स होंगे, शॉप असिस्टेंट्स होंगे, ये क्लर्क्स होंगे, वो तो बेटर है उनके लिए, सिक्योरिटी ज्यादा है ना। होना नहीं चाहिए। मुझे तो आइडिया है कि हमको पूरी तरह से पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं और उसमें क्या खतरा है और क्या लूज हो रहा है। वो किताब के अंत में मैंने ये वो इमेज डाला था कि एक जो पीले रंग की चिड़िया जो डालते हैं वो जब माइंस में, कैनरी बर्ड जो होती है, देखने के लिए कि आग तो नहीं, आग नहीं, वो कि वो हवा में, हवा ठीक है कि नहीं, मरेगी तो नहीं, वहां मीथेन ज्यादा तो नहीं अंदर शायद। हाँ, तो लैंग्वेजेस उस तरह से हैं कि हम साथ में लेके चलते हैं, ये पहले मरेंगे, पर हम
पूरी तरह से जिंदा है, हम समझते हैं हम तो ज्यादा ताकतवर है हमारे जुबान से, वो तो ठीक है, पर एक लक्ष्य था कि कुछ सही नहीं चल रहा है। मैं अभी तक तो ये मानती हूँ कि जिस तरह का होमोजेनाइजेशन, सारा एक साथ एक ही धार में जाना, हमारे दुनिया के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। और वो जो नफरत हम देखते रहते हैं आजकल इंडिया में, उसका शुरुआत इसमें होगा कि हम लोग डिवाइडेड थे एक समय, और कुछ लोग सारे बेनिफिट्स से अलग रखे गए थे। तो कुछ और सोचना है, हम कहाँ जा रहे हैं। और एज इंडिविजुअल्स हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये बिलियनर्स है जो पूरे दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं, और इनका ये सोचना है कि इंग्लिश, इंटरनेट, हम कंट्रोल करेंगे सारा डिस्कोर्स। जब तक हम इस पर कुछ ओपिनियंस नहीं रख रहे हैं, लैंग्वेज हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में आपको लगता है कि इंग्लिश तो बढ़ रही है, लेकिन उसी तरह से हिंदी भी बढ़ रही है ना, एट द कॉस्ट ऑफ जैसे भोजपुरी, बंगाली, आपने जैसे बोला। तो ऐसा नहीं है कि एक लिंक लैंग्वेज या नौकरियों के लिए जैसे एक तबके में अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन एक और तबका है जिसमें हिंदी भी ये काम करती है। और सिर्फ मैंने आजकल तो मैं काफी देख रहा हूँ, पहले लोग आईटी इंडस्ट्री में पहले काफी लोग अंग्रेजी बोलते थे, आजकल तो आप किसी दफ्तर में चले जाइए आईटी कंपनी में बेंगलोर में, हिंदी में लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो आईआईटीज में भी ऐसा होता है। हाँ, प्रोफेसर्स के आपस में। हाँ, नॉट जस्ट प्रोफेसर, स्टूडेंट्स भी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं। और जो एक आप देखेंगे हॉस्टल की भाषा हिंदी होती है, अंग्रेजी नहीं होती। पर ये सिर्फ तो वो हॉस्टल की भाषा बोलना है। पर वो जब कुछ साल पहले मैंने सोचा मैं एक हिंदी सॉफ्टवेयर लिखूं, क्यों ये संस्कृत जानती थी कि आसानी से अपने आप सारे कनेक्शंस, हाफ लेटर्स, वो सब तो हो सकता है। मैंने लिखा, मैं किसी को ढूंढ रही थी इनटू कोड लिखना। सब लोग हिंदी में मेरे से कहते थे हिंदी में कोई स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि द नेट, लिखित में, टाइप करने में वो इंग्लिश क्षेत्र है। तो हम ये मानते थे, लेकिन बदल गया ना आजकल, जैसे खासकर मोबाइल फोन ने बदल दिया, क्योंकि आई थिंक वो कीबोर्ड्स पहले फिजिकल थे, और जैसे ही ये सॉफ्ट कीबोर्ड आए हैं उन्होंने कमाल कर दिया, क्योंकि सॉफ्ट कीबोर्ड में आप फौरन एक ही डिवाइस में स्विच कर सकते हैं आज की डेट में। तो अब मैं देखता हूँ पिछले 5-7 साल में ही, पहले नहीं था, आप जैसा बोल रही हैं, मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले भी लोग रोमन भाषा में ही हिंदी ज्यादा लिखते थे, पर अब इतने ज्यादा लोग लिपि अपनी यूज करने लगे क्योंकि आसान हो गया है, और ये सब सॉफ्ट कीबोर्ड का किया धरा है। हाँ, पर ये सिर्फ लिपि या ऑफिस में बात करना नहीं, ये जो आपस में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो लोग आपस में व्हाट्सएप में। जिंदगी किस चीज से आती है, वो उसका वो किस चीज से भाषा बच सकते हैं, ये है कि जिस तरह का कॉन्वर्सेशन अभी चल रहा है, जो मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं कोशिश कर रही हैं आप। फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश करना जरूरी है। ये आपका पॉडकास्ट का मकसद यही है कि और भी क्षेत्र में हम हिंदी या इंडियन लैंग्वेजेस, कम से कम तो रिटन लैंग्वेजेस यूज करें। ये कोई मेडिकल रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा हिंदी में। बिल्कुल, ये तो बात ठीक है। कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं देगा, छोटे से छोटे शहर की भी पैथोलॉजी रिपोर्ट अंग्रेजी में ही आती है। हाँ, ये नेपाल में ऐसा नहीं है। अच्छा, नेपाल में उल्टी बात है, सब कुछ नेपाली में, और सिर्फ टूरिस्ट सेक्टर में लोग अंग्रेजी यूज करते हैं। हाँ, हमारे टूरिस्ट सेक्टर में नॉर्मल लोग जो गरीब होंगे वो मुश्किल से इंग्लिश में बात करेंगे, पर डॉक्टर्स, कोई टेक्निकल चीजें, और क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेस, वो कोशिश करते हैं फाइल्स हिंदी में करने के लिए। पर इम्पोर्टेंट चीजें
और तकनीकी चीजें, वी आर डूइंग इट इन इंग्लिश, और ये चेंज होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या है कि कुछ छोटी बोलियां, गलत असर होगा वो तो ये खतरे में रहेंगे, पर इंग्लिश का यूज कम होना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं सोचती हूँ कि स्कूल्स छोटे छोटे बच्चे, चाहे भी माता पिता सोचें कि फायदा अंत में होगा, 3 से 5 साल बिल्कुल गुमसुम बैठे रहते हैं क्लास में। हो सकता है कि कुछ समझ आ रहा है, पर वो थके हुए हैं क्योंकि इतना मेहनत करना है समझने के लिए, और वो तो कोई फायदेदार चीज नहीं हो सकता हमारे वर्कफोर्स के लिए, हमारे साइंटिफिक मैन पावर के लिए, जो बच्चे बड़े हो के मॉडर्न इकोनॉमी में हिस्सा करेंगे। और इसमें आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि इवन मैकॉले ने भी हाई स्कूल तक बोला था कि अपनी लोकल भाषा में ही पढ़िए। ये हमने बाद में अंग्रेजी नीचे तक घुसा दी कि 8वीं तक तो मैकॉले भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते थे, पर हमने नीचे तक घुसा दी है। हमने ऐसे ही सोचा, जैसे मुगल जमाने में, या हो सकता है संस्कृत के जमाने में, कि हमको फायदा होगा, हमारे बच्चों को फायदा होगा। वो मेरिट वाली बात नहीं है। अगर सचमुच मेरिट होता, हम डरते नहीं हमारे बच्चों को चांस ना मिले। हमारे सबसे बेवकूफ बच्चों के लिए सारे एडवांटेजेस रखने के लिए हमें इंग्लिश की जरूरत है, क्योंकि अगर वो बच्चा तो काफी इंटेलिजेंट है, वो माइंड नहीं करेंगे या तो हिंदी में। मैंने अपनी बेटी को हिंदी स्कूल में शुरुआत में सरदार पटेल विद्यालय, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे जैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए हिंदी बोलने में, क्योंकि मेरा जन्म तो इंडिया में नहीं हुआ था, और मुश्किल से मैंने जिद करके बोला सिखा दो। उनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर और क्या फायदा नहीं हुआ। इस अंत में हिंदी बस एक जुबान है, तो इंग्लिश जानती है, हिंदी जानती है। बिल्कुल। और ये जो गरीब बच्चे थे उस क्लास में, उनके माता पिता समझ सकते थे इनके लेसन्स, मदद भी कर सकते थे। ये नहीं हो सकता, तो हमने ऐसे किया इंग्लिश एजुकेशन EWS के साथ, कि हमने गारंटी किया कि सबसे नीचे 25% क्लास का उन बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं बनेंगे। तो ये 75% हमारे बच्चे होंगे जो कुछ बनेंगे साइंटिस्ट। ये एक किताब मैंने देखा कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज US में, उन्होंने भी कुछ रिजर्वेशन कोटा रखा गरीब लोगों के लिए। किसी ने बोला कि उनको पता है कि 25% वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे, और कुछ शायद इंग्लिश सीखेंगे, हिस्ट्री सीखेंगे, पर वैज्ञानिक नहीं, मैथमेटिशियंस नहीं। ऐसा क्यों ना करें, तो गरीब लोगों के साथ ये भरें, तो वो लोग फेल हो जाएंगे, हमारे बच्चों को सारे। ये एक इतना इविल प्लान है। इवन विथ EWS वालों को कितना फायदा मिलता है इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का। बेटर है लोकल लैंग्वेज स्कूल्स, कम से कम एलिमेंट्री स्कूल के लिए बाद में सोच लेते हैं। पर चीन में लोग, चीन, आइसलैंड, जर्मनी, जापान, सब लोग तो अंत तक अपने जुबान में पढ़ सकते हैं। कम से कम स्कूल्स में लोकल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। और हम तो विश्वास भी करना चाहिए कि जो कुछ विलेजेस में वो लोग समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है सिखाने के लिए, ये सेंट्रली प्लान नहीं होना चाहिए। सिर्फ बच्चों को इंटीग्रेट करना है पढ़े लिखे लोग के दुनिया में। सिर्फ जो कुछ पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादातर जो पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूल्स में, वो कॉलेज जाके उनको भूलना चाहिए होगा। वो जो संस्कृत में पढ़ाते हैं वो इरेज करके दोबारा शुरुआत से सीखना चाहिए, क्योंकि वो
स्कूल का एजेंडा और कॉलेज का एजेंडा बहुत फर्क है। स्कूल है टाइम पास, चौकीदारी करने के लिए बच्चों को, और कभी कभी वो चीजें गलत होते हैं, सिखा देते हैं। तो अगर गलत होगा तो क्या फायदा? क्यों ना विश्वास करें कि गांव के माता पिता टीचर बन के कुछ सिखा सकते। कम से कम बच्चे तो पढ़े लिखे होंगे और उसके बाद देख लेंगे। पर आपको लगता है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चीजें जो इंग्लिश में चल रही, तो जिस तरीके की हम पुलियाबाजी में ये जो डायग्लोसिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मतलब हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, या इसमें कुछ आपको लगता है स्कोप है हमारा? मैं तो भविष्य में बिल्कुल देख नहीं सकती। हमेशा कोई ना कोई सरप्राइजेस होंगे, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि इकोनॉमी गलत रास्ते में चल रहा है, इसका अर्थ है कि वो सब कुछ गलत रास्ते में हो सकता है। और जब चेंज होगा, किस तरह का चेंज होगा, किस दृश्य में होगा, हम कह नहीं सकते इस समय। अगर इस दुनिया को बचाना है, ये रास्ता चेंज जरूर होगा, और उसके साथ कुछ असर होगा लैंग्वेजेस के ऊपर। शायद डाइवर्सिटी हम मानेंगे कि इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। एक चीज है जो इंडिया में डेवलप काफी नहीं हुआ, ये ट्रांसलेशन। एक किताब लिखा जाता है तमिल में, क्यों नहीं मिल सकता है 1 महीने बाद हिंदी में? क्यों नहीं मिल सकता है किसी इंग्लिश इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सारे लोकल लैंग्वेजेस में? और वेस्ट इंडीज में हम सब जो आर्ट्स पढ़ते थे, ट्रांसलेशन में वो काफी कोर्सेज लेते थे, यहाँ नहीं होता। और लोग समझते हैं कि ये असंभव है, ऐसे शब्द ट्रांसलेट करना असंभव नहीं है। हम पूरी तरह से नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे, पर काफी होगा, लोग को आइडिया हो जाएगा। हमको तो एक चीज है कि जैसे मेरे हस्बैंड देते थे IIT में पर्चे बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग टॉपिक्स, और जब वापस आते थे हिंदी में मार्जिन में शब्द का अर्थ, मतलब ये पूछ नहीं रहे थे कि ये आइडिया में हम क्या कर सकते हैं और मैं राजी नहीं हूं, ये शब्द का अर्थ। तो इसका मतलब हम अभी तक उस लेवल पे हैं जब स्कूल्स में टीचर्स को इंग्लिश और हिंदी में या इंग्लिश और कन्नड़ा में मिलना चाहिए इनके इंस्ट्रक्शंस, इनके लेसन्स। तो सबसे पहले एक्सेस होना चाहिए, ताकि अगर सिर्फ इंग्लिश जानने से कुछ होगा, इसका मतलब है पढ़ाई इनकम्प्लीट, टीचर्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है हिंदुस्तान में जो खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, वो इसीलिए है, जैसे मैं नॉर्थ में तो बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं वो हिंदी में पढ़ाते हैं। वो स्कूलों और कॉलेजेस की तरह उनको ये नहीं होता है कि हमारे ऊपर एक यूनिफॉर्म या टोपी लगी, हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। वो बच्चे की भाषा में, क्योंकि उनको लगता भी है कि बच्चा पैसा दे के आ रहा है, एक ऑब्लिगेशन लगता है कि हमको तो तेरे को समझाना ही है, तो वो उसको उसकी भाषा में समझाते हैं। और भले ही टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में यूज करें, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया के बहुत, जिसको कहते हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली हैं और एकदम लोकल भाषा में पढ़ाते हैं। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं, एक तो है क्या रैपिडेक्स। हाँ, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग रैपिडेक्स जो है ये मतलब हाफ वे वो शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन। उससे पहले उनको पता है कि सबसे जरूरी क्या चीज है, फॉर्म भरना है, ये फॉर्म पढ़ना है। तो इसलिए उन्होंने सही डिजाइन किया कि कैसे इंग्लिश। सेम थिंग अब हमारे अपने क्लासेस में जब मैं किसी ऐसे जानवर के ऊपर बात कर रही हूँ, EWS बच्चों को पता नहीं था, चिमगादड़ शब्द नहीं सुना, दो हिंदी शब्द है, पर वो माता पिता के पास टाइम नहीं है दिखाने के लिए, देखिए वो जो है उड़ता हुआ, वो तो चिमगादड़। तो मैं शब्द बताती थी हिंदी में, तब इंग्लिश, तब आईफोन निकाल के इमेज निकाल के दिखाती थी। वो ये तो सब जरूरी था। और ये तो एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों को देख के कि हमारे साथ नहीं जा रहे हैं तो क्या फायदा। बिल्कुल
बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही। नहीं, ये चलिए इस थोड़ी सी उम्मीद पे क्लोज करते हैं। आपकी बुक में थोड़ी निराशा ज्यादा थी, लेकिन आपने जो है भविष्य खुला छोड़ा है, तो हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं। तो पैगी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, आपने बहुत कुछ सिखाया और बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत एफर्ट लेके इतनी टेक्निकल डिस्कशन हिंदी में करी हमारे साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज। और थैंक यू कि वो मौका मिल गया मेरे डायग्लोसिया थोड़ा सा तोड़ने के लिए, एक्सटेंड करना। हाँ बिल्कुल वही, और उम्मीद है कि हमारे सब श्रोताओं को भी डायग्लोसिया की जो एक सीमा है उसे लांघने का एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hello everybody, it's been another great week on the IVM Podcasting Network. On Know Your Kanun, Amber talks to Anshula Kapoor about her social celebrity charity Fankind, the ideology of the charity and the various regulations behind this concept. On 30 Minute Rasta with Keshav, meet 3 of the most breathtaking gompas that are situated near Leh. On Shunyavant, Chilita and I talk to Giridhar Yasa, Chief Technology Officer at Lending Card. On Say No to Drama, Chetna unravels the law of attraction and the spirituality surrounding it. And on the Life Manifesto, Zarina explains what it takes to be courageous with an interesting Spartan ideology from ancient history. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We appreciate the word of mouth. And finally, we'd like to thank the sponsors on our network this week: Cred, Bank of Baroda Quarter, CoinSwitch Kuber, Slay Coffee, Intel, and Kotak Mahindra Bank. Thank you so much for making this possible. If you're a cricket fan, check out Edges and Sledges, India's favorite cricket podcast. The podcast focuses on Indian cricket, the IPL, and has a ton of banter both on and off the field. We talk about the week's biggest cricket stories with current and ex-international cricketers, coaches, or sometimes just between us. And it's hosted by me, DJ. Me, Varun. And me, Ashwin. New episodes release every week. You can catch us on the IVM Podcast's website, app, or wherever you get your podcasts from. Check out the Edges and Sledges Cricket Podcast.